बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह उर्फ जाफ़र की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए सदर ट्रंप हूँ, उनके सेक्रेटरी डिफेंस हूँ, उनके महकमा ख़ारजा की जानिब से जो फ़ोन आया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार को, उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है। एक तरफ तो अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज़ हैं और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान के मुखालिफ लोग काम कर रहे हैं, जो लॉबीज़ हैं, वो इस सारे मामले को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि शरीफुल्लाह तो एक आम सा आदमी था, वो तो कोई कमांडर नहीं था। लेकिन ख़ुद जो सदर ट्रंप हैं, अमरीकी सदर, उनकी जानिब से शुक्रिया अदा करना इस बात का गमाज़ है कि वो एक सीनियर लेवल का कमांडर था, जिसकी जो मोस्ट वांटेड एक लिस्ट है अमेरिका की, उसमें शामिल था, जिसकी वजह से पाकिस्तान का अमेरिका इस तरह से शुक्रिया अदा कर रहा है। जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद के ऊपर भी हम कुछ अनरेस्ट देख रहे हैं और बार बार पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान अबूरी हुकूमत से कहा जा रहा है कि वहाँ पर आप दहशतगर्दी को रोकें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सरज़मीन उनकी इस्तेमाल हो रही है उसको रोकें। उसमें नाकामी की फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आई जब ये गिरफ़्तारी और अमेरिका को हैंड ओवर करने की खबर सरफेस हुई, तो उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन थी जो आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी और दीगर फोरम्स पर नज़र आई। आज के प्रोग्राम में कुछ उसको डिस्कस करेंगे जनाब। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एक सियासी जो बहस है उसको लेके बैठती है और वो ये समझते थे कि जब सदर ट्रंप आ जाएंगे वाइट हाउस में तो सबसे पहले वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कंडेम करेंगे और उनकी रिहाई के लिए कोई बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उस पर हुकूमत बार बार ये इल्ज़ाम लगाती है कि रियासत मुखालिफ एजेंडा परसू करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे IMF को खतूत लिखने के मामलात हों, चाहे कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स को बार बार खतूत और अपीलें जो हैं भेजने का मामला हो। इसी तनाजुर में एक GIT बनी है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ मरकज़ी क़यादत समेत दीगर जो 25 रहनुमा हैं उनको आज तलब किया था। लेकिन क्या ये रियासत मुखालिफ एजेंडे का लफ्ज़ ठीक इस्तेमाल होता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी हिकमत अमली है और जो वो प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एहतजाज करना कानूनी और बुनियादी हक है, तो वो जो कानूनी और बुनियादी हक को एक्सरसाइज करते हैं उसको रियासत मुखालिफ एजेंडा कहना क्या दुरुस्त अमर है या नहीं, और क्या इससे पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ रही है? दूसरे हिस्से में कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। और वफाकी काबीना में जो तोसी हुई है वो तोसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जस्टिफाई कैसे करेगी, ये तो हम इस पर बहस कर चुके हैं। लेकिन ये जो इतने सारे वज़ीर हैं, अब इनकी कारकर्दगी को देखते हुए IMF इस वक्त जो मीटिंग्स कर रहे हैं वो कैसे पाकिस्तान के जो साथ उनकी कमिटमेंट्स हुई हुई हैं उनको अप्रूव करेगा, ये भी एक बड़ा आम सवाल है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में शरीफुल्लाह और जाफ़र की गिरफ्तारी और हैंड ओवर करने का जो मामला उस पर बात करने के लिए सैयद मोहम्मद अली साहब सीनियर दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद तारड़ साहब जो कि साबिक मुशीर हैं अमरीकी सदर के रिपब्लिकन पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू का आगाज़ मैं अली साहब आपसे करना चाहूँगी। बड़ी अहम एक गिरफ्तारी हुई और हमने देखा कि जो प्रो अफगान अकाउंट्स हैं और ऐसे लोग जिनको सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहा जाना चाहिए, वो कहते हैं कि ये तो एक आम सा सेकंड थर्ड टियर का एक आदमी था, ये तो कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है। और ऐसी बड़ी डेवलपमेंट ना होने के बावजूद भी सदर ट्रंप से लेके CIA के चीफ तक सब पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें। हाउ डू यू लुक एट दिस? बहुत दिलचस्प सवाल किया आपने। आई थिंक तार साहब इसका ज़्यादा पुरमख्त जवाब देंगे, लेकिन मैं एक ऑब्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट आपको इसका कमेंट ये दूंगा कि मैं समझता हूँ कि देखिए, सदर ट्रंप कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहे थे, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, वो कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं कर रहे थे। वो अपने सियासी कैरियर और दूसरी और आखिरी प्रेसिडेंसी की सबसे अहम तकरीर अमेरिका की कांग्रेस में कर रहे थे। बेसिकली ये व्हाइट हाउस बता रहा है कि उनका थ्रेट परसेप्शन क्या है, और लेजिस्लेचर को अमेरिका के ये बता रहा है कि जनाब पाकिस्तान अमेरिका के दोस्त कौन हैं और अमेरिका के दुश्मन कौन हैं, और कौन से ममालिक हैं जो अमेरिका के कौमी सलामती के खतरात में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और उसमें सबसे पहले नाम उन्होंने पाकिस्तान का लिया। तो ये कोई सियासी बयान नहीं है, पहली बात। और फिर जिस तरह आपने भी इब्तदाई कलमात में कहा कि उसको एक रियासत के 3 पिलर्स के तौर पे देखें। व्हाइट हाउस जो है वो बात लेजिस्लेचर से कर रहा है, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो फॉर्मली पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को फोन करके सदर ट्रंप की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं।
फिर उसके बाद शाम को जो अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस हैं, उन्होंने भी एक मीडिया के इंटरेक्शन के दौरान खास तौर पे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो ये इस बात का सबूत है कि सदर ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियों से अमरीकी मफादात को रिकवर करवाना चाहती है और समझती है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना और टेररिज्म के बढ़ते हुए खतरात से निपटने में पाकिस्तान के साथ ताउन करना कोई पाकिस्तान पे एहसान नहीं है, बल्कि वो खुद अमेरिका के मफादात के ऐन मुताबिक है, बिल्कुल ठीक है। आप जिससे हाँ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पहलू तही करते रही। आपने आपने बड़ा अच्छा उसका टोन सेट कर दिया है। लेकिन साजिद साहब, आपने हमारा, क्योंकि ज़ाहिर अब ज़िंदगियों में सोशल मीडिया एक हकीकत है, वी लाइक इट वी डोंट लाइक इट, वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम पहलू है। आपने ये भी कैंपेन देखी होगी कि पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए ये जो गिरफ्तारी थी इसको हैंड ओवर किया है, इस दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया है। हालांकि अमेरिका जो है वो बड़ा बबांगे दोहल कह रहा है कि हमने इंडिकेट किया और पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ इंटेलिजेंस शेयर की गई और फिर उनको एप्रीहेंड किया गया। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सदर ट्रंप जब से इलेक्ट हुए तब से आपने देखा होगा कि क्या माहौल बना हुआ था कि कैसे वो पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करेंगे, कैसे पाकिस्तान के इंटरनल जो पॉलिटिकल सिचुएशन उस पर कॉमेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज हम कहाँ खड़े हैं। मैं 3-4 पॉइंट रखना चाहूंगा आपके सामने कि ये स्पीच क्या थी। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आपके हालात कैसे थे। हालात ऐसे थे कि 4 साल हमारे एक प्राइम मिनिस्टर टेलीफोन सुरहाने रख के बैठे रहे, इंतजार करते रहे शायद काल आ जाए, मेहरबानी फरमा दे। नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने दुश्मनी ली उनके खिलाफ, साइफर पे 55 जलसे किए, एंटी अमेरिका जो है उसको दोबारा जज्बात को उन्होंने कौम के सामने रखा। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि मैं ही सेवियर हूं। और उसके बाद सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि यहाँ पे डॉलरों की बारिश, आजकल भी डॉलरों की बारिश है। यहाँ पे चंद डॉक्टर हैं, वो कांग्रेसमैन और लॉबियस्ट के पीछे पीछे घूमते नजर आ रहे हैं हर जगह पे। इन सर्कमस्टांसेस के अंदर एक मेडन स्पीच, 100 मिनट की स्पीच है, रैकेट लेंथ की स्पीच है, और ये स्टेट ऑफ द यूनियन नहीं था। कौम को इत्माद में लेना था कि हम आगे कहां जा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से सारे दुनिया के लीडरान थर थर कांपते फिर रहे हैं कि हम कहां जाएंगे, सर छुपाने को फिर रहे हैं। चाहे उसमें बड़े बड़े एलाइज हैं यूरोपियन यूनियन के, कनाडा है साथ हमारा जिसके साथ बड़ा पुराने रिलेशनशिप है, मैक्सिको है, बॉर्डर सदर्न नॉर्दर्न, सारी दुनिया थर थर कांप रही है। और मोदी साहब जो कि यहाँ पे आए तैयारी करके, विजिट भी करके हुआ है, सारी कंसेशंस देकर आए बजट के अंदर, टेस्ला को भी, एप्पल को भी, और सारे डिफेंस की सारी चीजें करने के बावजूद उसी स्पीच के अंदर उन्होंने उनको फिर दोबारा तनकीद का निशाना बनाया। और एक दूसरी बात यह है कि आप किस तरह पार्टी है, एक नई पार्टनरशिप का आगाज हो रहा है, क्योंकि आप भी उसी अमेरिकन असले के विक्टिम हैं। आप भी, आपके बन्नू कोड़ा खटक के जख्म अभी जो है ताजे हैं। आप भी इसी टेररिस्ट के विक्टिम हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी कैंपेन में कहते रहे हैं कि मैं वो असला वापस लूंगा, वो अपनी कैंपेन में कहते रहे हैं कि मैं बटग्राम एयरबेस रखने के मूड में था। और ये सारी चीजें देखने के बाद अगर देखा जाए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर पाकिस्तान, इट्स अ न्यू पार्टनरशिप जो है वो बन रही है। और इस रीजन में आपकी सर्वाइवल भी इसी पार्टनरशिप के साथ आगे चलेगी। ठीक हो गया, क्योंकि आप जो आप कह रहे हैं कि नई बिगिनिंग है, लेकिन अली साहब इस नई बिगिनिंग को जाहिर है कुछ लाइन करने की कोशिशें भी हैं। अभी आपने देखा कि खैर रॉयटर्स की खबर है कि कोई सफरी बैन हो सकता है, कोई पाबंदी लग सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि उसको सेलिब्रेट किया जाए किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की जानिब से, चंद अकाउंट हों या चंद 100 अकाउंट्स हों। तो आपको नहीं लगता कि ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा इसको जस्टिफाई करना कि एक तरफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को आप एक्नॉलेज करते हैं, दूसरी तरफ कोई आप ऐसा स्टेप लें? देखिए, मैं वो रॉयटर्स की खबर देखी है, लेकिन 3 एतबार से मैं उससे बहुत ज़्यादा उसमें वज़न नहीं देखता। पहली बात ये है कि आप जिस तरह अभी तार साहब भी कह रहे थे कि अमेरिका के जो ट्रेडिशनल और बहुत करीबी इत्तेहादी और हलीफ ममालिक जिनमें बरतानिया भी शामिल है, वहाँ बड़ी तशवीश पाई जाती है
कि अमेरिका ने उनकी सलामती की जो सरपरस्ती है वो तर्क कर दी है और उनको कहा है कि अपने पाँव पे खुद खड़े हों। और वहाँ पे बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। अगर आप ब्रिटिश मीडिया को देखें तो वो भरा हुआ है एंटी ट्रम्प जी जी। तथ्यों से। तो रॉयटर्स भी एक बरतानवी खबर रसाई एजेंसी है। और पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि क्या अमेरिका ने उनका डाक्टर साहब मुझसे बेहतर बता सकेंगे कि जो इलीगल इमिग्रेंट है, ये सदर ट्रम्प की पॉलिसी का बड़ा इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टो भी था, एजेंडा भी है और है। वहां पे 10-12 हजार उन्होंने फौज लगा दी है मेक्सिको बॉर्डर के पास। तो बात दरअसल ये है कि वो कोई कंट्री स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे। अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट को निकाला जाएगा तो कोई तीसरे मुल्क की खबर रसा एजेंसी जो है वो चौथे सोर्स की बेसिस पे, अननेम्ड सोर्सेज की बेसिस पे खामखा पाकिस्तान और अमेरिका के बेहतर होते हुए ताल्लुकात में मनफी कंजेक्चरिंग की कोशिश कर रही है। मैं इसको हकीकत समझाना नहीं समझता। अभी आप जानते हैं कि 2 अमेरिका के एयरफोर्स के C-17 खुद जो है बराह रास्त अमेरिका से भारत लैंड कर चुके हैं। उनके इलीगल इमिग्रेंट्स को घर छोड़ के आ रहे हैं। उस मुल्क को जिसको भारत को वो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एलाई समझते हैं चाइना की कंटेनमेंट में। तो क्या आप समझते हैं कि उन्होंने ठीक है, आप इंडिया से समझते हैं कि एक क्यों लार्जर ले लिया? पॉलिसी है, इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है ताकि ताल्लुकात सही होने ना पाए। जी, मैं मुख्तसरन सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो उनकी एंटी इमिग्रेशन का एजेंडा है ट्रम्प साहब का, वो तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, वो सिर्फ कोई पाकिस्तान, इंडिया, अफगान स्पेसिफिक नहीं है, पहली बात। सही। तो इस एस्पेक्ट को उठाना कि अफगानियों को निकाल दिया जाएगा या पाकिस्तानियों को निकाल दिया, भाई उससे कहीं ज्यादा इंडिया के 7 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिकन मीडिया के मुताबिक अमेरिका में मौजूद हैं, जिसके बारे में मोदी साहब आने से पहले उनकी हुकूमत ये कह चुकी थी एज एन ऑलिव ब्रांच कि जनाब आप इनको निकाल दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है तो साजिद हमारे साहब, बारे हाँ में ठीक है सर। तशवीश एक तीसरा मुल्क जो उसका मीडिया उठा रहा है, मैं समझता हूँ कि देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। साजिद साहब, जो अब जाहिर है आप कह रहे हैं कि नई बिगिनिंग है, पाकिस्तान को बारहा पाकिस्तान ये कह चुका है, यूएन में एक रिपोर्ट भी आई है, ज़ाहिर है अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अब तो मुझे बताइएगा कि अमेरिका इस सारे इशू पे एक अपनी पॉलिसी रखता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी? और आज भी हमने देखा कि एक सहाफ़ी ने सवाल किया इमरान खान साहब के हवाले से कि सदर ट्रंप जो है वो अटेंशन नहीं दे रहे इस मैटर की तरफ, इग्नोर कर दिया गया उस सवाल को। तो ये जो इतनी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट थी, इतना एग्जैजरेशन था उनकी जब से वो इलेक्ट हुए उसको लेके, तो आप वहाँ की ग्राउंड रियलिटी बताइए कि विल ही कमेंट अबाउट दिस इशू, कुछ वो इंटरफेयर करना चाहेंगे? अमेरिका ऐसा करता है किसी के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो जो सहाफी जिनके जिक्र कर रहे हैं, मैं उनको, यहाँ कई सहाफी हैं, मैं उनको सहाफी नहीं कहता, पीटीआई के वर्कर कहता हूँ। ये सहाफत के साथ ज्यादती है। मैं बिल्कुल यहाँ पे सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, मैं कई लोगों को बड़े अरसे से जानता हूँ, वन साइडेड सारा दिन प्रोपोगेंडा करते हैं। दिस इज नॉट द जर्नलिज्म इज अबाउट। दूसरी उसमें बात ये करना चाहूंगा, आज मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, बल्कि सारी दुनिया के सामने, गाजा की सिचुएशन, यूक्रेन की सिचुएशन और उसके बाद ताइवान की सिचुएशन, इन सारे सर्कमस्टांसेस और अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन, जिस तरीके से टैरिफ वार चल रही है पूरी दुनिया के साथ, इन सर्कमस्टांसेस में क्या ख्याल है कि दुनिया की सोल सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक बनाई हुई वीडियो के साथ तो अडयाला जेल पहुंच सकता है, वरना उसके रडार पे नहीं है। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेशनलिस्ट हैं, उनके साथ उनके नेशनल एजेंडे पे जो काम करेगा उसके साथ वो चलेंगे। उन्हें इससे कोई गरज नहीं है कि आपने घड़ियां बेची हैं या नहीं बेची हैं। दिस इज नॉट हिज एजेंडा। अब मैं आगे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा आपको कि पाकिस्तान जब भी रिपब्लिकन सदर रहा है, व्हाइट हाउस के अंदर चाहे जनरल ज़ियाउल हक रहे हैं, चाहे जनरल परवेज मुशर्रफ रहे हैं, उनके साथ अमेरिका, स्टेट ऑफ अमेरिका के स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ आइडियल रिलेशनशिप रहे हैं। सो दिस इज नॉट द क्वेश्चन। लेकिन उसमें जो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, अली भाई से जो आपने क्वेश्चन किया सफरी पाबंदियों पे, ये किस चंद लोगों की विश लिस्ट का हिस्सा है, रियलिटी के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। रॉयटर बिल्कुल एक, उसकी जो खबर मैंने पढ़ी है, डॉन की खबर पढ़ी है, मैंने पॉलिटिको की खबर पढ़ी है। मैं थोड़ा सा अर्ज ये करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पिछली टर्म्स के अंदर भी वीजा के हसूल को थोड़ा सा सख्त किया गया था, और बैकग्राउंड चेक को भी थोड़ा सख्त किया गया था। वो होगा क्योंकि मोड चेंज हो चुका है।
जो पहले यहाँ पे लोगों को घरों से टिकट दे दे के बुलाया जा रहा था, वो अब वो कहते हैं ना कि सही। वो अब दौर गया जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब यहाँ पे वीजा लेने के लिए जो असली लोग होंगे, लेजिट होंगे, वो ही आएंगे, और जो लोग बैकग्राउंड चेक में फेल होंगे वो नहीं आ पाएंगे। लास्ट कमेंट अली साहब आपका, कि अफगानिस्तान के अंदर ज़ाहिर है हमें पता है कि प्रॉक्सीज हैं और पाकिस्तान के दुश्मन उन प्रॉक्सीज में स्पेस ले लेते हैं, तो इस सारे इशू पे भी आपने देखा कि बहुत सारी जो हैं वो क्लेम्स हैं कि ये पहले से मर गए थे वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको लगता है कि अमेरिका की तरफ से इतने सीनियर लेवल पे एक्नॉलेजमेंट के बाद जो है वो अफगान बुरी हुकूमत को सोचना चाहिए कि उन्होंने जो दहशतगर्दी है उसको रोकना कैसे है, बजाय इसके कि पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करें? बिल्कुल जी, मैं समझता हूं कि ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का जो कंसर्न है सिक्योरिटी के हवाले से, अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी के जो मुसलसल वाकयात हो रहे हैं, उनकी भी तायद है दुनिया की सफ़े अव्वल की सुपर पावर की जानिब से। और ये पाकिस्तान की एक तरह से सिफारती कामयाबी भी है कि पाकिस्तान का कंसर्न और अमेरिका के सदर का मौक़िफ़ जो है, वो दोनों अफगानिस्तान को आलमी अमन सलामती के हवाले से एक तशवीश की निगाह से देखते हैं। और मैं समझता हूँ दोनों ममालिक, इससे ये भी साबित होता है कि दोनों का इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन चल रहा है और इंशाल्लाह मज़ीद उसमें कुर्बत और बिल्कुल स्ट्रेंथ ठीक है, आएगी। थैंक यू सो मच। तो जो लोग इसमें जी इस जी। रिलेशनशिप को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनली एक्सटर्नली, डेफिनेटली हमें उन लोगों को मतलब पहचानना चाहिए और उनका एजेंडा और मौक़िफ़ भी समझना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बात सिर्फ ऐड कर दूं कि सदर ट्रंप से आप ये तवक्को मत करें कि जनाब आपको कोई इकोनॉमिक एड, रिलीफ वगैरह मिलेगा। आपको चाहिए कि बिजनेस पार्टनरशिप की बेसिस पे, बिल्कुल ट्रेड के ठीक है, बेसिस पे, जो कॉपरेशन जॉइंट है। इंटरेस्ट, जो हाँ, कॉमन इंटरेस्ट की बेसिस पे इकोनॉमी और सिक्योरिटी की डोमेन में ताल्लुकात को बहुत मज़ीद शुक्रिया बेहतर सईद बनाने की मोहम्मद अली कोशिश करें। साहब और साजिद तारड़ साहब की गुफ्तगू जी। प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सियासी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ मुश्किलात हैं और हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और मेरे साथ नईम हैदर पुजोता साहब मौजूद है जी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मेरे साथ मौजूद हैं अली गौर बलोच साहब, जिन्हें रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नईम साहब, बार बार एक ही इल्ज़ाम लगता है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से जत्थों को लेके आने का इल्ज़ाम हो कि आप जत्थे लेके आते हैं, वफाक पर हमलावर हो जाते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर जो मुहिम चलाई जाती है, चाहे वो फ़ौज मुखालिफ हो, रियासत मुखालिफ हो, IMF को कहा जाए कि पाकिस्तान को कर्ज ना दें। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सियासी अप्रोच को, हिकमत अमली को, तरीक़ेकार को कहीं तब्दील करने की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि ये खाली इल्ज़ामात हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं? बिल्कुल, ये तमाम तरह इल्ज़ामात हैं। जहाँ तक बात आपने जत्थों को की, तो पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 6 कहता है कि आप कर सकते हैं। हमारे एहतजाज तमाम के तमाम हमेशा पीसफुल रहे, जिसमें एहतजाज के खवातीन भी होती हैं, भी होते हैं। कोई बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन के करने के लिए नहीं होता। और उसके वाज़ेह तौर पर एजेंडा ये की सरबुलंदी, हजारों की आईन और कानून की बालादस्ती के लिए निकल रहे हैं, अपने मैंडेट की वापसी के लिए निकल रहे हैं। अगर कोई ये समझता है रियासत बात है कि वो इलेक्शन है कि क्यों चोरी किया गया, या पीके एक्ट क्यों लाया गया कि आप साफियों की आवाज बंद करना चाहते हैं, या जो डाका डाला गया 8 फरवरी को उस पर बात करता है कि वो क्यों किया गया, ये बात है अदलिया को खत्म किया गया है, या डी चौक में जिस तरह से गोली चलाई, अगवा जा रहा है, छापे मारे जा रही, अगवा करके ऑफिस करवाई है, एक पार्टी के ऊपर जुल्म किया गया है, उसके लीडर को जेल में डाला गया है, वर्कर को जेल में डाला गया है, मिलिट्री कस्टडी में लोगों के ऊपर किया गया है, तो ये रियासत मुखालिफ है बात, तो मेरी समझ से तो बाहर है। फिर रियासत ये चाहती है कि मरियम नवाज की तारीफें अवाम करे, शहबाज शरीफ की करप्शन की नवाज शरीफ करे, जरदारी मिस्टर करे, जिन्होंने लूट मार की, जिन्होंने अनफील्ड अपार्टमेंट्स बनाए, जिन्होंने दुबई लीज के अंदर जिनका नाम आया, जिन्होंने गंदम स्कैंडल के अंदर पैसे बनाए, जिन्होंने मुल्क का खजाना लूटा, ठीक है। तो फिर मेरा ख्याल में रियासत का अगर वो एजेंडा है कि वो रियासत का बयानिया है, तो हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, कौम तो बिल्कुल नहीं करेगी, हम तो राय रखती है, आवाम तो बात करेगी। आर्टिकल 19 आपको क्या देता है? हक देता है तनकीद का, बात करने का, और वो आप कर सकते हैं।
अगर रियासत लेकिन उसको समझती लेकिन है, लेकिन आप वकील हैं, खुद भी समझते हैं कि तनकीद करने का जो तरीक़ेकार है, अब उस पर तो ज़ाहिर है दो राय हो सकती हैं कि आप नाम ना लें, ज़ाती हमले ना करें, इस तरह की सोच पीटीआई के अंदर है। क्योंकि पीटीआई को अगर मैं एक मुझे समझ आ जर्नलिस्ट के तौर पे देखूं तो पीटीआई को नुकसान हुआ है, शायद फ़ायदा नहीं हुआ। कोई ये कहे कि नाम क्यों लिया जा रहा है, तो नाम तो लेना चाहिए, बिल्कुल खुल के लेना चाहिए, नाम बिल्कुल जिक्र भी करना चाहिए, उसकी तस्वीर भी पोस्ट करनी चाहिए। जो भी इस मुल्क के अंदर फसाइद करता है क्यों नहीं लेकिन लेना लेकिन चाहिए। सिर्फ यानी इल्जामात है आप ना, लोगों को नंगा मतलब करें, सिर्फ नहीं इल्जाम इल्जामात के कौन तौर से हैं, पे। मेरे जी जी। भाई को किसने अगवा किया, रेहाना डार के घर कौन घुसे, कौन नामालूम कपड़ों के अंदर लोग घुसे होते हैं, कौन फिर अदालत के अंदर आकर बयान देता ठीक। है कि जनाब नहीं ये सो तो पुलिस के एहलकार आप नहीं थे, कहते ये हैं कि तो ये पता नहीं सारे कौन के से जो सारे पुलिस की बुनियादी वर्दी में आए थे। हुकूक हैं। ये ठीक हो गया। अली गौर साहब, बिल्कुल है जी, पूरी दुनिया कह रही है। आपकी हुकूमत मुसलसल एक ही बात करती है। आप कहते हैं जी कि पीटीआई जो है वो रियासत मुखालिफ एजेंडे में आगे है। अमेरिका में भी इन्होंने बहुत कोशिश की, सदर ट्रंप की तरफ से अभी तक खान साहब के ऊपर कोई बात हुई नहीं। तो आपको वाकई लगता है कि आपकी तरफ से भी ये इल्ज़ाम लगाना इस मसले का हल है, या बैठ के बात करना ही मसले का हल था जो आप दोनों कर नहीं पाए? देखिए, बात ये है कि जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ हुआ, इससे पहले मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा हुकूमत तोड़ी गई, बराह रास्त मार्शल लॉ लगाए गए, और नवाज शरीफ साहब की तो 3 दफ़ा या 4 दफ़ा जो है वो हुकूमत तोड़ी गई, और न सिर्फ हुकूमत तोड़ी गई बल्कि झूठे मुकदमात भी बने, जेलों में बंद हुए। लेकिन यहाँ पर ये बात काबिल जिक्र है कि तमाम पार्टीज ने जमहूरियत के लिए स्ट्रगल की, लेकिन उसके साथ साथ किसी ने पाकिस्तान, ये एक नया तरीका देखा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमलावर हो जाओ, पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दो, पुरतशद्दद किस्म का एहतजाज के नाम के ऊपर तशद्दद करना, पाकिस्तान की रियासत के अंदर वो काम करना जो पाकिस्तान के बदतरीन दहशतगर्द करते हैं, जो पाकिस्तान के बदतरीन मुखालिफ करते हैं। मसलन आप 9 मई के वाकयात का जिक्र बाद में करते हैं, पहले धरनों की सियासत कर लेते हैं। धरनों में क्या हो, लॉकडाउन, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हमने भी एहतजाज किए, पूरे पाकिस्तान के अंदर किए, किसी शहर का लॉकडाउन नहीं किया कि ना किसी को अंदर आने देंगे, ना जाने देंगे, ये कर देंगे, ना किसी ग्रीन बेल्ट्स में आग लगाई। धरनों के दौरान पीटीवी के ऊपर कब्जा किया गया, पूरी दुनिया ने देखा, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी गई, जंगले तोड़े गए, कितने दिन तक बैठकर वो मां सवाए चंद एक लोग, जो कि एक क्राउड भी नहीं था, एक थोड़े से मुट्ठी भर लोग जो डी चौक पर रात को तमाशा लगाने के लिए आ जाते थे और दिन को जाकर सोते थे, वो तमाशे भी पूरी कौम ने देखे। फिर उसके बाद 9 मई के जो वाकयात हुए, 9 मई के वाकयात से पहले भी इन्होंने रेड जोन के अंदर और इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट पर आग वगैरह लगाई। 9 मई का तो खैर फिर एंड था। अच्छा, अगर इनसे कहा जाता है कि आपने उन लोगों को जनाब रोका क्यों नहीं, ये पीटीआई के लोग कहते हैं, आप इनको गोली मार देते। अच्छा, जो लोग इनके कैद हैं, जिनको सजाएं हुई है, कहते हैं ये तो जो मुलव्वस है, जिनकी वीडियोज और हाथी मौजूद, कहते हैं ये तो हमारी पार्टी का हिस्सा ही नहीं है। जब वो माफीनामा लिख के और रिहाई पाते हैं, फिर उनको हार पहनाते, कहते हैं ये हमारे ही लोग हैं। तो इनके कॉल और फेल में हम इस चक्कर से निकलेंगे कैसे अली साहब, जो आप नई बातें करते हैं? देखें 2 सालों से हम सब ये बातें आप लोगों से सुन रहे हैं, इससे आगे कैसे बढ़ा जाए? चक्कर में कोई नहीं। पाकिस्तान जब से वो लोग जो पाकिस्तान में पुरतशद्दद कार्रवाइयां कर रहे थे या पुरतशद्दद जो है वो सियासत कर रहे हैं, जो लोग जब से वो लोग जो हैं वो कानून और आइन की गिरफ्त में आए हैं किसी हद तक, आप देख लें पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ गई है, मुल्क में तो कुछ काफी हद तक स्टेबिलिटी आ गई है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जिस तरह से ये माहौल इस तरफ जाएगा, मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि अगर आप कह रही हैं बेहतरी कब आएगी, बेहतरी तब आएगी जब ये मुल्क रियासत के अंदर दहशतगर्दी करना छोड़ देंगे, जब ये IMF को खतूत लिखना छोड़ देंगे। मुल्क के लिए तो ठीक ही है, चले वक्ती तौर पर रियासत को और हुकूमत कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन जिस तरह आपने कहा अपनी पार्टी के लिए भी इन्होंने खुद गड़े खोदे हैं, जिस तरह से खुद RTS सिस्टम के जरिए इलेक्शन जीते, दूसरों को कहते हैं कि आपने इलेक्शन चोरी कर लिया है, दूसरों हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग को चोर और डाकू का
अपनी तलाशियां ली तो बाकी बड़े बड़े किस्से तो छोड़ दें, अलकादिर ट्रस्ट वाला अरबों रुपए करप्शन छोड़ दें, तोशा खाना की रसीदें भी जेली लेकर आ गए एक दुकान से कि भाई ये हमने इधर बेची थी ये घड़ी, उस ठीक है। दुकानदार ने अच्छा, कहा ये कि ये भाई ये मेरे तो पास ज़ाहिर है, इतने ये तो पैसे ज़ाहिर है नहीं पुरानी है। कहानी है। मैं ज़रा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात हम कर रहे थे मलिक और बलोच साहब, काबीना में आप लोगों ने कुछ नए लोगों को, कुछ तो नहीं काफ़ी सारे नए लोगों को आपने उनको शामिल किया है। परवेज़ खटक साहब को मतलब किस कह लीजिए कि सर्विसेज के तहत या किस मुआहदे के तहत या किस सोच के तहत उनको काबीना का हिस्सा बनाया गया? देखिए बात ये है कि काबीना में तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जितने पोर्टफोलियोज हैं हर आदमी कम अज कम एक वजारत में एक एक वजीर तो होना चाहिए और नहीं, स्टेट दो दो हो मिनिस्टर। गए ना, तीन तीन हो गए। नहीं, दो दो तीन तीन नहीं है। वफाकी वजीर हो गए, स्टेट मिनिस्टर हो गए, फिर 7 कोऑर्डिनेटर भी हो गए या एडवाइजर हो गए। नहीं, कोऑर्डिनेटर या एडवाइजर तो बाद वो वजारतें जिनके वजीर नहीं है और बाद जगह पर हैं भी तो वो मतलब है कि बहुत थोड़ी पोर्टफोलियोज हैं जिनके एडवाइजर हैं या इस तरह। लेकिन जितने भी होते हैं वो आइन और कानून में जो लिखा हुआ अगर उससे ज्यादा किसी को दिया गया तो वो बताएं। पहले तो एक एक बंदे के पास चार चार पोर्टफोलियो थे, इस तरह तो काम भी नहीं चल सकता। हर वजारत के लिए अलग बंदा एक या दो तो चाहिए होते हैं वज़रा में से। दूसरी बात ये है कि जहां तक आपने बात की है खटक साहब की, पीपल्स पार्टी और हम पूरे पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब में हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आए, लेकिन हुकूमत में इकट्ठे बैठे हैं तादी बनकर। तो एक खटक साहब अगर आ गए हैं, जाहिर है कि उन्होंने पीटीआई से अलहदगी इख्तियार की और अलहदगी इख्तियार करने के बाद उन्होंने ठीक है, अपनी एक पार्टी भी अनाउंस आप की। उनको भी और इत्तेहादी समझते हैं इसलिए आपने उनको वजारत दी है, लेकिन जाहिर है कि अगर और वो भी उनको एक एडवाइजर बने हैं, जाहिर है वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, सारे बड़े ठीक बड़े है, ओहदों पर वजीर वफाकी ठीक रहे है। हैं इनकी काबीना में। नईम तो पुंजता कोई साहब, अगर हाँ, एक एडवाइजर बन भी गए तो मेरा ख्याल है कि ये प्याली में तूफान लाने वाली बात है, कोई इतनी खास ठीक है। नईम काबिल पुंजता इत्तेफाक। साहब, आपके भी बहुत सारे एडवाइजर कभी बदलते हैं, कभी कोई स्पोक्स पर्सन बदलते हैं। अडयाला जेल में मामला चल क्या रहा है? जो नए स्पोक्स पर्सन बने वो मुलाकात के लिए नहीं पहुंचे, जो पिछले लोग हैं वो मुलाकात के लिए पिटीशनें दायर कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, जाहिर है वो वफाकी वजीर थे जब पीटीआई की हुकूमत थी, तो उनकी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। वो नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि शिबली फराज साहब, रऊफ असद साहब, इन तमाम लोगों का नाम लेकर उन्होंने कहा कि ये फ्रॉडिये हैं और इन्होंने पार्टी हाईजैक कर ली है। फिर उन्होंने कुछ और लोगों के नाम लिए जो जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी वगैरह हैं। उन्होंने कहा जी कि इनको जो सो कॉल्ड नाम नेहाद इस वक्त लीडर्स हैं पीटीआई में, उनकी तरफ से मुखासमत का सामना है जिसकी वजह से पार्टी हाईजैक हो गई है। वाकई पार्टी हाईजैक हो गई है? खान साहब को अगर वो इतनी बड़ी बात करे फवाद साहब, तो खान साहब को नज़र नहीं आता ये? देखें, बात यह है कि फवाद चौधरी साहब की अपनी एक राय है, हर बंदा अपनी राय रख सकता है, उसकी अपनी राय, अपना अंदाज बयान है। जहाँ तक बात है कि किसी ने हाईजैक किया है तो सिर्फ यहाँ पर लीडर इमरान खान है और इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, उनकी डायरेक्शंस के ऊपर कोई भी चेयरमैन बना है, सेक्रेटरी जनरल बना है या कोई भी ओहदा बना है, और जो भी ओहदा बना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर उनके साथ खड़ा। दूसरी बात ये रह गई कि स्पोक्स पर्सन की आपने बात की, तर्जुमानों की बात की कि पॉलिटिकल लोग वहाँ पर चले गए और वो तर्जुमान नहीं गए। तो वहाँ पर जो जाना था वो पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात का दिन था, वहाँ पर पॉलिटिकल लोगों ने जाना था। स्पोक्स पर्सन के लिए वहाँ पर जो है वो क्योंकि उनकी मुलाकात नहीं थी। ओवरऑल जितनी भी मुलाकातें होती हैं या जितने भी इसके अलावा यानी समातें होती हैं तो वहाँ पर स्पोक्स पर्सन ऑलरेडी जाते हैं, मैं खुद जाता हूँ, वहाँ बात भी करता हूँ, सारा कुछ है। मेरी मुलाकात नहीं थी या दीगर लोगों की नहीं थी, तो उन्होंने फिर उस मौके के ऊपर हमने सिर्फ नाम भेजे उन लोगों के जिन्होंने जाना था, लेकिन हमें पता था कि उनकी मुलाकात नहीं होने देनी और वो गए। फिर उन्होंने वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया और वो आ गए। सही। अब तीसरी बात ये रह गई कि परवेज खटक साहब की आपने बात की है। अली गौर साहब एक और प्रोग्राम में जीएनएन पर मेरे साथ बैठे हुए थे, तो वहाँ पर जब इनसे सवाल किया गया कि उनकी तो करप्शन की दास्तानें हैं और फलाना वाक़या भी उसमें भी उस मुलव्वस थे, तो आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल उनका एहतसाब होना चाहिए, उनको कटहरे में होना चाहिए। लेकिन ये मुझे बेबस नज़र आया कि हालांकि उन्होंने कहा कि जब करप्ट हैं तो फिर आप करप्ट बंदे को जो है वो क्यों ले रहे हैं काबीना में? तो उन्होंने कहा जी करप्ट को नहीं लेना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए, वहाँ पर उनका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ले भी रहे हैं। राना सनौरा ने बड़ा एक दो टोक अल्फाज के अंदर बड़ा वजाहत दे दी। उन्होंने कहा है कि ये नाम हमारी तरफ से नहीं आया।
अच्छा, इत्तेहादियों की इन्होंने बात की, तो इत्तेहादी कौन से उनकी 50 सीटें हैं जो इन इत्तेहाद के साथ इनकी हुकूमत टिकी हुई है। बाकी तो चलो आपके साथ जमातें हैं जिनकी सीटें हैं। तो नाम जब और की तरफ से आए जाते हैं, तो ये इनकी एडमिशन है कि तमाम वो बिल्स, तमाम वो नाम, तमाम वो चीज़ें, तमाम वो काम वो किसी और की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसके हवाले से खान साहब हमेशा निशानदेही भी कर चुके हैं ठीक है। कि सियासी मामलात को सियासी आखिरी लोग आखिरी देखें, एक आप आईनी कमेंट रोल मुझे के अंदर अली जाएं। साहब, आप नईम की बात का जवाब देना चाहें वो भी दे दीजिए, लेकिन साथ में मुझे ये भी बताइए कि जो गिरफ्तार सेनेटर्स हैं प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद हुकूमत पंजाब उनको पेश नहीं कर रही, तो अब अगर आप ये कहते हैं कि हम कानून के मुताबिक सारी चीज़ें करेंगे, तो फिर कानून की ऐसे ब्लेटेंट वायलेशन तो नहीं नून लीग को करनी चाहिए? देखें, बात ये है कि जो जहाँ तक आप बात कर रही हैं अभी बजौता साहब ने की या खटक साहब के बारे में, तो जाहिर है हुकूमती इत्तेहाद में अगर लाइक हमारे साथ पीपल्स पार्टी है और आप, मैं एक मतलब है उस लाइटेड टोन में बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के किसी बंदे के ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम है, तो वो उसका एक फॉर्म मौजूद है, उसके ऊपर उनको फेस करना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं कब कह रहा हूँ, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूँ, परवेज खटक साहब पर जो इल्जामात हैं उनको बिल्कुल मेरिट पे फेस करना चाहिए उनको, और अगर वो क्लियर हो या उनको सजा, हम आज भी कहते हैं बीआरटी पेशावर में बिल्कुल अरबों रुपए खाए गए। उस वक्त का एहतसाब का एक इदारा बनाया था इन्होंने खुद, और बानी पीटीआई ने बड़ा नारा लगाया कि हम तो केपीके में हिसाब करेंगे। जब वो जो उसका सरबराह था, जब उसने 2-4 उन्हीं की हुकूमत के केस भेजे, तो उन्होंने उस इदारे को ताला लगा दिया। आज तक केपीके में किसी ने नहीं खोला। जो कुछ गंडापुर साहब की सेनेटर्स का भी, में जो कुछ हो रहा है, सेनेटर्स का भी बता दे, वक्त कम है, किससे सेनेटर्स का भी बता दे क्यों हुकूमत पंजाब उनको पेश नहीं कर रही, क्यों उनको सेशन में नहीं आने दिया जा रहा? कौन से सेनेटर की क्वेश्चन जरा मुझे? जी जी, इजाज चौधरी साहब जो हैं उनके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जनवरी में किया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, और वो प्रोटेस्ट के तौर पे सदारत भी नहीं कर रहे किसी इजलास की। देखिए, जब हमारा दौर था, हमारे बेशुमार लोग थे जिनके कहने के बावजूद स्पीकर साहब प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं करते थे। हाँ, और कुछ लोगों के हुए भी थे, कुछ लोग आ भी गए थे, लेकिन कुछ लोगों के प्रोटेक्शन ऑर्डर होते थे, लेकिन इसके बावजूद उनको मतलब है कि वो उन पर अमल नहीं किया जाता था। और मैं समझता हूँ कि ये तंजीला डमी है, जैसे राना सनोरा साहब ने फरमा दिया था ना कि नहीं, हुक्म के मुझे एक मिनट पछोता साहब, नहीं आप मुझे ये बताएं, आपके दौर में ऑन अब्बास बप्पी भी हैं और एजाज चौधरी भी हैं। आपके दौर में एक कर्नल पूरी असम्बली को कंट्रोल करता था। सर वो भी गलत था अली गौर साहब, लेकिन अगर आज आप पे इल्जाम लग रहे हैं कि कहीं और से डिक्टेट हो रहा है, तो वो ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है इनके दौर में। खुद बता रहे हैं इनके रहनुमा। नहीं, देखिए बात ये है कि इजाज जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं, इस वक्त भी वो हॉस्पिटलाइज है, उनका अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, वो हार्ट के पेशेंट है और प्राइवेट इदारों में वो अपना इलाज करवा रहे हैं। एक हार्ट पेशेंट कैसे ट्रेवल करके आ सकते? जी बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब और नईम हैदर पंजोता साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।